हेलो स्टूडेंट, CSIR नेट के एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके इस बार बुकलेट नंबर बी में आया था, दिसंबर CSIR नेट जो भी 2018 में हुआ है। 108 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है 0 to mn इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ xi for every positive integer n, then which of the following statement is true? mn converges to 2 almost surely, mn converges 2 in probability, mn converges to 2 in distribution, and mn minus 2 upon root n converges in distribution to normal. देखिए, सबसे पहले सभी के सभी जो xi है वो आपके यूनिफॉर्म 0 2 से डिस्ट्रीब्यूटेड है। i आपका कहाँ से कहाँ है, 1 to n तक जा रहा है। तो f ऑफ xi जो है वो आपका यहाँ पर है 1/2 माइनस 0, यानी 1/2, वेयर xi लाइज बिटवीन 0 and 2। अब अगर y जो है वो है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, तो इस y का जो PDF है, y यहाँ पर एक्चुअली mn दिया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका PDF g ऑफ y ये होता है n f ऑफ y रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ कैपिटल F किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके xi के CDF को। CDF निकाल लेते हैं। f ऑफ xi क्या होगा यहाँ पे, 0 to xi 1/2 dt, तो आपके पास आ जाएगा xi/2। तो gy जो आपके पास आएगा वो आएगा n 1/2 y/2 रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पर अपन ने xi की जगह y रखा है ना, क्योंकि अपन को f ऑफ y रखना है। f ऑफ y इक्वल्स टू y/2, तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ xi का जो CDF है वो है n y रेज टू पावर n माइनस 1 2 रेज टू पावर n। अब आपका पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि जो mn है कन्वर्जेस टू 2, यानी आपने यहाँ पर लिया है आपका जो y है वो कन्वर्ज कर रहा है 2 को। ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट काम आएगा। वो रिजल्ट क्या कहता है कि कोई भी जो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, एक वैलिड रैंडम वेरिएबल x, वो हमेशा अपने मीन को कन्वर्ज करता है। मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को कन्वर्ज करता है ऑलमोस्ट श्योरली। ऑलमोस्ट श्योरली का मतलब होता है विद प्रोबेबिलिटी 1, सर्टेन प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो अब यहाँ पर आप क्या करें, इस y का मीन निकाल लें। मीन निकालने का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकाल लें। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी, y g ऑफ y dy 0 to 2। y की जो रेंज है वो भी 0 से 2 ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम भी लाए तो 0 से 2 के बीच में ही करेगा, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। तो y gy dy, इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 2n/n प्लस 1। ठीक, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक, व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y टेंस टू 2। ठीक है, यानी आपका जो ये y है ये भी लिमिटिंग केस में 2 पर कन्वर्ज करेगा। अगर लिमिट नहीं होती तो कन्वर्ज नहीं करता, लेकिन जब लिमिटिंग केस होगा तो y 2 को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हर एक रैंडम वेरिएबल x अपने मीन को कन्वर्ज करता है, और मीन लिमिटिंग केस में जो है वो है 2। ठीक है, इसलिए लिमिटिंग केस में y जो है वो 2 को कन्वर्ज करेगा। कैसे, ऑलमोस्ट श्योरली। ठीक, और सेकंड और थर्ड इसी को फॉलो करते हैं। कैसे, क्योंकि अगर y ऑलमोस्ट श्योरली 2 को कन्वर्ज करता है तो या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कह दो, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस होती है, वो इम्प्लाई करती है कन्वर्जेंस
इन प्रोबेबिलिटी, और जो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है वो इम्प्लाई करती है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस रिजल्ट से आपका फर्स्ट तो आपने प्रूव किया, सेकंड और थर्ड इस रिजल्ट से आपके प्रूव हो गए। ठीक, थर्ड रिजल्ट जो आपका चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन है ये वाला, mn माइनस 2/√10 कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप इस वाले का PDF निकालें, CDF निकालें, ठीक है, फिर उसको लिमिटिंग केस में कन्वर्ज कराएं जो किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाए। पर इतना लंबा करने की बजाय आप क्या करें, इसका वेरिएंस देखें। ठीक है, जब आप इसका वेरिएंस देखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर आप लिखें mn माइनस 2/√10, वेरिएंस ऑफ mn माइनस 2/√10, तो वो क्या आएगा 1/n वेरिएंस ऑफ mn, कि कॉन्स्टेंट्स तो ज़ीरो हो जाते हैं, जो आपका प्लस माइनस में कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं बाकी, और जो मल्टीप्लाई होता है वो स्क्वायर होके बाहर आता है वेरिएंस में से। तो 1/n इसको आप लिख सकते हो वेरिएंस ऑफ y, क्योंकि आपने y माना है मैक्सिमम को। अब इसका वेरिएंस निकालना है, एक्सपेक्टेशन तो आप निकाल चुके हो एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर निकालनी पड़ेगी y के लिए, तो वो आएगी आपके पास 0 to 2 y स्क्वायर gy dy, ये आपके पास आएगी 4n/n+2। अब वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए क्या करना है, वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें, 4n+2 माइनस 2n/n+1 स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया वेरिएंस ऑफ y। इसको भी ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, वेरिएंस ऑफ y आपके पास ये है। तो अगर मैं तो फिर इसका जब वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपका है 1/n वेरिएंस ऑफ y। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/n 4n+2 माइनस 4n स्क्वायर n+1 स्क्वायर। और जब आप लिमिट लगाएंगे इस वाले टर्म के ऊपर, इस पूरे टर्म के ऊपर लिमिट लगाएंगे, तो ये लिमिट किसको टेंड होती है, ये टेंड होती है ज़ीरो को। जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सिग्मा स्क्वायर होता है, जो वेरिएंस होता है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ठीक है, इसमें तो ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, इसका जो वेरिएंस है वो ज़ीरो को टेंड हो रहा है, जबकि वेरिएंस ज़ीरो को टेंड नहीं होना चाहिए अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे ज़्यादा ठीक मेथड ये रहता कि आप इसका PDF CDF निकाल के फिर उसको कन्वर्ट कराते, पर फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत लेंथी मेथड होता है, तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन आपका हैज़ार्ड फंक्शन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सपोज x इज़ अ पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx। ये आपको fx दिया हुआ है, यहाँ पर x अल्फ़ा बीटा तीनों नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है सॉरी। देन द हैज़ार्ड फंक्शन ऑफ x फॉर सम चॉइसेस ऑफ अल्फ़ा बीटा कैन बी इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। यहाँ पर आपको जो PDF दे रखा है वो आपको ये PDF दिया हुआ है, वो है fx इस तरीके से। हैज़ार्ड फंक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है जिसको हम hx से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है, उसका फॉर्मूला है स्मॉल fx, यानी ये PDF अपॉन 1 माइनस कैपिटल fx, मतलब ये CDF। ठीक है, CDF निकालने के लिए आप क्या करें, कैपिटल ऑफ fx 0 to, ये आपका x ग्रेटर देन 0 है ना, इसलिए 0 से लेके सम पॉइंट x f ऑफ t dt। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को जब आप करेंगे तो आपको मिलता है
ई रेस टू पावर माइनस एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस एक्स रेस टू पावर बीटा। आप इसको टी मान के जब इंटीग्रेशन करो ना, तो इसको टी मान के फिर इसको सॉल्व कर लेना। इंटीग्रेशन तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। तो ये आ जाएगा आपके पास। और जब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास जो हैज़ार्ड फंक्शन आता है वो आता है आपके पास अल्फ़ा एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस वन प्लस बीटा एक्स रेस टू पावर बीटा माइनस वन। तो बेसिक पार्ट जो एनालिसिस का है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको कुछ ऐसे अल्फ़ा बीटा चूज़ करने हैं, क्या ऐसे वो एग्जिस्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा जिसके लिए फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो, कुछ अल्फ़ा बीटास के लिए, कुछ अल्फ़ा बीटा के लिए डिक्रीजिंग हो, कुछ के लिए नॉन मोनोटॉनिक हो, या कुछ के लिए कांस्टेंट हो। ठीक, तो पहला जो केस है वो आपका ये है, जब आप अल्फ़ा ग्रेटर देन वन और बीटा ग्रेटर देन वन रखोगे, ठीक है, तो आपका जो ये फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, सेकेंडली जब आप अल्फ़ा लेस देन वन बीटा लेस देन वन रखोगे तो आपका जो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब ये एक पूरी रेंज बता रही हूँ मैं। उसके अलावा जब आप अल्फ़ा इक्वल्स टू वन और बीटा इक्वल्स टू वन रखोगे, ठीक है, तो आपका जो ये एच एक्स होगा ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट थ्री तो आपके करेक्ट है। फोर्थ वाले में नॉन मोनोटोनिसिटी को कैसे चेक करें कि एच एक्स आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, आप एक वैल्यू रखें यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स टू टू और बीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आपका जो हैज़ार्ड फंक्शन होता है वो बन जाता है 2x प्लस 1/2√x, ठीक है। तो अब आप इसको इंक्रीजिंग के लिए हम क्या चेक करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक करते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो होगा, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, वो होगा 2 माइनस 1/4x√x। अब अगर एफ डैश एक्स कुछ x के लिए ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो तो फिर मतलब अगर ऑल x के लिए होता है, ठीक है, अगर ऑल x के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तब तो जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है। और फॉर ऑल x अगर एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो होता है तो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर मान लो बोथ हो गया, कुछ x के लिए तो ग्रेटर देन है, कुछ x के लिए लेस देन है, तो फिर ये नॉन मोनोटॉनिक होता है। तो इसी से आप पता लगा सकते हो चूँकि आपकी जो x की रेंज है वो है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसमें से कुछ x ऐसे होंगे जिनके लिए 2 माइनस 1/x√x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और कुछ के लिए 2 माइनस 1/4x√x जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा। वो रेंज आप निकाल सकते हो, वो रेंज आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि इसको इधर ले जाओ, फिर आप इधर ले जाओगे, स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास आएगा 64x³ इज़ ग्रेटर देन 1। यानी जिन x के लिए x³ ग्रेटर देन 1/64 है और x भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, उन x के लिए तो क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और जिनके लिए x³ जो है वो लेस देन 1/64 है, उन x के लिए, और एक बार ध्यान रखो x लेस देन 1/64 और x ग्रेटर देन ज़ीरो है, उन सभी x के लिए जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन ज़ीरो होगा। तो आपको ऐसे x मिल रहे हैं कि जिनमें कभी कभी तो जो फंक्शन जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है फंक्शन का वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, कभी कभी लेस देन ज़ीरो होता है। तो आपको ओवरऑल तो कुछ मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब जो f है, ऐसे अल्फ़ा बीटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे अल्फ़ा बीटा कौन सा हमने पेयर निकाल लिया, ऐसे अल्फ़ा बीटा एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके लिए जो फंक्शन है वो नॉन मोनोटॉनिक होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो है क्वेश्चन नंबर 110। ये आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस से है। ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सो फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट, बट आई डिड दिस क्वेश्चन बाय जस्ट हिट एंड ट्रायल। मैंने ऑप्शन डिस्कार्ड किए तो मुझे जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट लगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए और सेकंड ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी मार्कोव चेन ले लेते हैं जिसमें आपने मान लीजिए 3 स्टेट्स पे आपने 3 स्टेट्स ली हैं, 1
2 एंड 3 इस टाइप की स्टेट्स ली हैं जो केवल खुद पर ही रहती हैं, ये किसी और पर जाती नहीं है, और खुद से खुद पर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर एक स्टेट की 1 है। ठीक है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, 1 1 1। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। अब आपसे क्या कह रहा है ये, अच्छा ये भी ध्यान रखो कि इन सब का पीरियड क्या होगा। ठीक है, इन सब का पीरियड मतलब पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट अपनी स्टेट से निकले बाहर, एक जो सिस्टम है वो एक स्टेट से निकले फिर वापस मूवमेंट करके उसी स्टेट पे पहुंचे, उसमें कितनी स्टेप्स लगती हैं। तो जितनी भी स्टेप्स हैं, जितने तरीके से पहुंचते हो, मान लो आपके पास एक कोई तरीका है, एक रास्ता तो आपने ऐसा चुना कि जिसमें 2 स्टेप में ही आप दोबारा पहुंच गए, एक रास्ता आपने ऐसे चुना कि जिसमें आप 3 स्टेप में वापस पहुंचे, किसी में आप एक ही स्टेप में वापस पहुंच गए। तो इन सब का जो GCD होता है ना, वो आपके पास होता है पीरियड ऑफ द स्टेट। यहाँ पर तो केवल एक ही आपके पास चांस है, आप एक ही स्टेप में पहुँचते हो दोबारा उस स्टेट पर। तो इसमें हर एक जो स्टेट का पीरियड है, ठीक है, पीरियड ऑफ ईच स्टेट वो यहाँ पर 1 है। तो D1 D2 D3 तीनों की वैल्यू जो है वो 1 आती है आपके पास। ठीक है, अब अगर आपको PIJN निकालना है, ठीक है, PIJN मतलब n स्टेप्स के बाद आपकी जो I से J सेट पे जाने की जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, जस्ट इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को n टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो p रेज टू पावर n इज नथिंग बट i रेज टू पावर n विच इज अगेन i। तो i के अंदर तो आप देख रहे हो कि केवल i में भी वही चीज़ है। अब i के अंदर भी आपके पास किसी स्टेट से किसी और स्टेट पर जाने के लिए कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखो, अगर ये 1 2 3 1 2 3 है तो 1 से 2 पे जाने के लिए प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 से 3 पे जाने के लिए 0 है, 2 to 1 2 to 3 3 to 1 3 to 2, यानी किसी भी अदर स्टेट पे जाने के लिए n स्टेप में भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। तो p रेज टू पावर n इक्वल्स टू i। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन का कहना था कि अगर पीरियड बराबर हो जाएं तो n स्टेप में i स्टेट से j स्टेट पे जो जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 2 स्टेट ले लेते हैं, D1 1 और 2 का पीरियड सेम है, बट P12n इज नॉट ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट वो गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी आपसे वही कहता है, दूसरा ऑप्शन सेम एग्जांपल लेके आप गलत कर सकते हो। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया वो सेम ही एग्जांपल लेना है। उसमें भी PIJ ना तो PIJN ग्रेटर देन 0 थी, ना PJI ग्रेटर देन 0 थी, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। फोर्थ के लिए देखो, थर्ड के लिए मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिल पाया, फोर्थ के लिए एक दूसरा एग्जांपल है। तो फोर्थ के लिए एग्जांपल है, उसके लिए मैंने ये वाली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ली है। ठीक है, इसमें केवल मैंने 2 ही स्टेट ली है, 1 और 2, जिसमें 1 स्टेट का जो पीरियड है वो है 1 और जो सेकंड स्टेट है उसका पीरियड भी आपके पास 1 होता है। ठीक है, सो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, P इक्वल्स टू 1 2 1 2 0 1 एंड 0 1। जब आप p रेज टू पावर n करते हो तो बार बार आपके पास यही वाली मैट्रिक्स आती है, 0 1 एंड 0 1। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो आराम से कि जो P12 है, P12n, ये कितनी है आपके पास, 1 है और ग्रेटर देन 0 है। बट फर्स्ट स्टेट का जो पीरियड है वो आपके पास क्या है, 0, क्योंकि ये स्टेट अपने एक बार अगर आपका जो सिस्टम है इसका डायग्राम बना लो यहाँ पे 1 एंड 2, तो खुद से खुद पे जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, 1 से 2 पे जाती है विथ प्रोबेबिलिटी 1 और ये 2 से 2 पर रहती है विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो अगर सिस्टम इस स्टेट से निकल गया तो वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट के लिए जो पीरियड है वो है 0 और सेकंड स्टेट
2 के लिए जो पीरियड है वो आपके पास है 1, तो दोनों के दोनों बराबर नहीं है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन कहता है कि अगर PIJ n> 0 हो जाती है तो दोनों स्टेट्स की पीरियड बराबर हो जाते हैं, तो वो तो गलत है। इसके अलावा एक और एग्जांपल इस फोर्थ को रॉन्ग प्रूव करने के लिए है मेरे पास, वो है आप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इस तरीके से ले लो 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, इसमें जो पी स्क्वायर है वो p के बराबर है, इसका मतलब p⁴n जो है वो भी p के बराबर ही होगा। ठीक है, इसमें अगर आप ये 3 स्टेट है 1 2 3 1 2 3, तो इसके अंदर जो P13 इन एंड स्टेप आप लोगे वो ग्रेटर देन 0 आएगी, बट D1 इज इक्वल्स टू 0 बट एंड D3 इज इक्वल्स टू 1, दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे हम कई एग्जाम्पल निकाल सकते हैं जो आपके ऑप्शन नंबर 4 को रॉन्ग प्रूव करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर देम।